दोस्तों आज की वीडियो बेसिक आप सीखोगे। कंक्रीट के रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक साइट इंजीनियर को पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कैंटिलीवर स्लैब या छज्जा या कैंटिलीवर बीम का थोड़ी टिप्स दूंगा कि क्या क्या ऐसे साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, और जब आप काम करवाओ उसकी डी शटरिंग करवाओ या स्टील बाइंडिंग करवाओ तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। तो सबसे पहले हम बात ही करते हैं कि जो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है और जो सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारा, तो उनमें डिफरेंस क्या है। देखो, जो हमारा कैंटिलीवर बीम रहेगा उसका टेंशन जोन हमारा ऊपर होता है और कंप्रेशन जोन नीचे रहता है, और सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको देखा होगा कि हमारा ऊपर कंप्रेशन जोन रहेगा, नीचे टेंशन जोन रहेगा, मतलब दोनों में उल्टा होता है। तो जब भी हम उसमें अगर बीम की बात करें, बीम का हम सरिया बांधेंगे तो जो स्टीरअप की हुक रहेगी वो सिंपली सपोर्टेड बीम में नीचे जाएगी और कैंटिलीवर बीम में ऊपर आएगी। तो ये गलती की जाती है काफ़ी साइड पे कि स्टीरअप का हुक एक ही साइड पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम में करते हैं, कंप्रेशन जोन में ही ऊपर में ही प्रोवाइड करवा देते हैं, और कैंटिलीवर बीम में भी ऐसे ही कर देते हैं, तो वो एक काफ़ी बड़ी गलती होती है। तो आपको हमेशा जो स्टीरअप प्रोवाइड करना है वो हुक इसी हिसाब से प्रोवाइड करनी है। और जो अगर हम बात करें जो हमारा कैंटिलीवर बीम रहेगा तो उसका जो मैक्सिमम स्टील आएगा जो वो टॉप में आएगा, क्योंकि हमारा टेंशन जोन ही कहाँ है, ऊपर टॉप में है। और जब भी जो भी लोड पड़ेगा तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन कहाँ शो करेगा, टॉप में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारा एक बीम है, उसमें बॉटम में हमारा 12 का 2 सरिया रहेगा, टॉप में 3 16 का सरिया रहेगा। और ऐसे अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम को देखेंगे तो टॉप में हमारा 2 12 का चले जाएगा और बॉटम में हमारा 3 16 का चला जाएगा। एक एग्जांपल है आपके लिए। और जब भी हम डी शटरिंग करेंगे इसकी, मतलब जो आप जैसे सामने वो कैंटिलीवर स्लैब देख रहे हो, अभी मैं आपको बीम दिखाता हूँ पहले। तो इसमें जब भी डी शटरिंग करनी है, जो प्रॉप्स रहेंगी, सपोर्ट्स रहेंगी, वो कभी भी आपको जहाँ कॉलम है, इस तरफ हमारा कॉलम है, उस तरफ कैंटिलीवर निकला है, तो आपको हमेशा जो प्रॉप्स निकालना स्टार्ट करनी है वो एंड से निकालनी है, जहाँ कैंटिलीवर का एंड होता है। ये नहीं कि कॉलम के सपोर्ट से आपको उसका टेका या बल्ली जो लगाते हैं हम, वो हमेशा आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैंटिलीवर के एंड से। क्योंकि अगर हम कॉलम के साइड से प्रॉप्स निकालना स्टार्ट करेंगे वो एक एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम शो करना लग पड़ेगा, मतलब एक सिंपली सपोर्टेड की तरह बिहेव करेगा, और उसको डिज़ाइन हमने किया है कैंटिलीवर की तरह। और अगर ज़्यादा बड़ा बीम हुआ, ज़्यादा लोड हुआ, तो वो उसमें क्रैक्स आपको डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है जब भी आप कैंटिलीवर स्लैब करो या कैंटिलीवर बीम करो। ये सामने कैंटिलीवर स्लैब की एक कास्टिंग हो रही है, तो कंक्रीट के टाइम भी आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर नीचे कवर होना चाहिए, और ऊपर का रिइंफोर्समेंट जो होगा वो प्रॉपर से प्रोवाइड होना चाहिए। बहुत टॉप एक्स्ट्रा आता है तो टॉप एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करके ही स्लैब को हमेशा कास्ट करवाना है। तो ये था बेसिक सा वीडियो जो आपको एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर पता होना चाहिए कि कैंटिलीवर बीम कैसे बिहेव करता है, उसका टेंशन जोन कहाँ होता है, कंप्रेशन जोन कहाँ होता है, और डी शटरिंग के टाइम आपको क्या ध्यान देना है। बाकी कंक्रीट के रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जेई एग्ज़ाम की या एई एग्ज़ाम की, किसी भी की, तो काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए। तो कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि काफ़ी नॉलेज इसमें से आप ले जाने वाले हो। तो सबसे पहले आपको कंक्रीट को देख के क्या आता है, मतलब पहली चीज़ हम देखते हैं उसमें एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के लिए क्वेश्चन है, द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड। जो हम फाइन एग्रीगेट जिसे बोलते हैं, तो उसका साइज़ कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होता है, 4.75 mm जो होता है, उससे कम का जो साइज़ होता है उसे हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, और ऊपर उससे चला जाता है तो वो फाइन एग्रीगेट नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, जब क्या होता है, जब भी जो इंग्रेडिएंट है, जैसे कंक्रीट आप देख रहे हो, ये प्रॉपर अच्छा कंक्रीट है, एक वर्केबल कंक्रीट है। तो कंक्रीट में जब कभी क्या होता है, जो मटेरियल होता है कंक्रीट का, एग्रीगेट, सैंड या सीमेंट या पानी, वो जब अलग अलग पड़ने लग पड़ता है प्लेसिंग के दौरान, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वो होती है हमारी सेग्रीगेशन। ये हर एक क्वेश्चन आता ही है, कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन हम उसे सेग्रीगेशन बोलते हैं। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का कम होता है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट। ये हमेशा याद रखना, हमेशा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का ज़्यादा होता है और स्टील का हमेशा कम होता है, ये हमेशा याद होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है। जो सेटिंग टाइम होता है हमारा, सीमेंट या कंक्रीट बोल लो,
तो उसको हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब हमारा सेटिंग टाइम जल्दी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, हम उसमें जिप्सम ऐड कर सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जिप्सम जब भी उसमें ऐड करेंगे तो उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज़ होगा। अभी दूसरी चीज़ है, और जो अब हम सेग्रीगेशन जो होती है, अगर हमारा मिक्सचर अच्छा नहीं है, वर्केबल है लेकिन अच्छा नहीं है, तो उसकी हम सेग्रीगेशन किस तरीके से रोक सकते हैं। उसकी सेग्रीगेशन हम रोक सकते हैं प्लेसिंग के दौरान। जब हम कंक्रीट करते हैं किसी चीज़ में, बीम में या स्लैब में या कॉलम में, तो हमें क्या करना है, जो भी हम उसको डालेंगे काफ़ी दूर से नहीं, मतलब 1 मीटर कम की हाइट से अगर हम कंक्रीट करते हैं तो हमारे सेग्रीगेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कॉलम कास्ट करते हैं, कंक्रीट करते हैं, उसमें तो 3 मीटर की हाइट होती है, और फर्मा जो होता है, जो फॉर्म वर्क की होती है, जो तगारी से हम कंक्रीट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डाल देते हैं उसमें तगारी से। और जो नीचे कंक्रीट पहुंचता है वो क्या पहुंचता है, सिर्फ एग्रीगेट पहुंचता है, और बाद में जो पानी या सैंड होगी वो बाद में पहुंचता है। और हमेशा जो आपका कॉलम ख़राब निकलता है वो कहाँ से निकलता है, हनीकॉम्ब आपको देखने को कहाँ से मिलता है, आपको मिलता है कॉलम के बॉटम में। और जो कॉलम का हाई रिस्क जोन एरिया कौन सा होता है, कॉलम का बॉटम ही, मतलब स्लैब से थोड़ा 1 मीटर ऊपर तक वो सबसे रिस्की जोन है, फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा वहीं होते हैं। और जब हम कंक्रीट प्लेस करते हैं और वहीं एरिया में हनीकॉम्ब दिखता है, तो वो काफ़ी ख़राब चीज़ है। आपको कंक्रीट जब भी कॉलम में करना है, किसी एरिया में करना है, तो 1 मीटर ज़्यादा हाइट से आपको कभी भी कंक्रीट नहीं फेंकना है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैसे, जो वॉइड आपने सुना है, कंक्रीट में वॉइड हम कंपैक्शन करते हैं, किस लिए करते हैं, वॉइड को ख़त्म करने के लिए। तो अगर 1% वॉइड कंक्रीट में रह जाता है, अगर प्रॉपर उसमें वाइब्रेटर नहीं चलाओगे, प्रॉपर वाइब्रेटर नहीं यूज़ करोगे, तो 1% वॉइड 5% स्ट्रेंथ कम करता है। कितना, 1% वॉइड 5% स्ट्रेंथ कम करता है, ये हमेशा याद रखना। और जब हम ओपीसी कंक्रीट यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें जो कंक्रीट यूज़ करेंगे उसमें ओपीसी पड़ा होगा, तो वो क्या होता है, जब वो सेट हो जाता है, मतलब उसका इनिशियल सेटिंग टाइम के बाद ही 30 मिनट बाद ही उसमें क्या देखने को मिलती है, हमें श्रिंकेज देखने को मिलती है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रिंकेज किस वजह से होती है। तो जैसे ही इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट होता है, ओपीसी सीमेंट उसमें पड़ा है, तो आपको क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी है। मतलब इनिशियल सेटिंग के टाइम तुरंत आपको क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, फाइनल सेटिंग टाइम तक नहीं रुकना है, नहीं तो आप सामने क्रैक जैसे देख रहे हो, ऐसे क्रैक आपको कंक्रीट में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन है कि स्लम्प ऑफ कंक्रीट मिक्स इज 60 mm, तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी। अगर एक स्लम्प, हमने स्लम्प टेस्ट किया, उसका स्लम्प आता है 60 mm, तो उसकी वर्केबिलिटी कैसी होती है। तो इसमें आपको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। अगर जो जैसे हम स्लम्प टेस्ट करते हैं वर्केबिलिटी चेक करने के लिए, अगर 0 से 24 mm स्लम्प आता है तो वो वेरी लो स्लम्प होता है, वेरी लो, मतलब उसकी वर्केबिलिटी बिल्कुल 0 होती है। अगर 25 से 50 mm आता है स्लम्प, तो उसकी वर्केबिलिटी कितनी होती है, लो वर्केबिलिटी। 20 से 24 कितना था, वेरी लो, 25 से 50 हो गया लो, और 50 से 100 mm अगर वर्केबिलिटी आती है तो वो मीडियम हुआ, अगर 100 से 175 mm होता है तो वो हाई वर्केबल कंक्रीट होगा। और हमारा कितना है, 60 mm यहाँ पूछा था, तो वो मीडियम वर्केबल कंक्रीट हम उसे कहेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अभी अगला जो क्वेश्चन निकल के आता है वो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो क्या कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे कंक्रीट ओल्ड होता जाता है, टाइम निकलता जाता है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ये हमेशा याद रखना। तो जो मैसिव डैम्स बनाए जाते हैं तो उसमें कौन सा कंक्रीट यूज़ किया जाता है, मतलब जो बड़े बड़े डैम होते हैं, मैसिव डैम, उसमें हम लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं कि उससे में क्रैक ना आए। रैपिड हार्डनिंग में यूज़ करते हैं, उसमें हम करते हैं लो हीट सीमेंट। तो उससे क्या होगा, जो श्रिंकेज क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। जब हम कंक्रीट कर रहे होते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो कंक्रीट हो रहा है, तो उस दौरान जब हमने कंपैक्शन कर ली, वाइब्रेटर चला लिया, और थोड़े टाइम बाद 5-10 मिनट बाद आपको देखने को मिलेगा कि उसके ऊपर पानी जमा होने लग पड़ता है। तो वो किस वजह से होता है, वो उसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग। तो उसमें क्या होता है, कंक्रीट नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है, उस चीज़ को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। और अगर एग्रीगेट के सामने जैसे एग्रीगेट देख रहे हो, इसमें से अगर हमें चूज़ करने मिले कि कौन सा साइज़ का एग्रीगेट, साइज़ तो हम नहीं बोलेंगे, कौन सा शेप का एग्रीगेट अच्छा एग्रीगेट कहलाता है, जिसको वर्केबल भी होता है और अच्छा भी होता है, वो राउंड एज एग्रीगेट होता है। जो रिवर सैंड जैसे हम यूज़ करते हैं, वैसे ही रिवर में से जो बजरी निकलती है वो राउंड एजेस रहती है, वो काफ़ी अच्छी बजरी हम जहाँ एग्रीगेट उसे बोलते हैं। और एक और चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एग्रीगेट 75 mm से छोटा एग्रीगेट होता है उसको क्या चीज़ हम बोलते हैं, साइक्लोपियन एग्रीगेट क्या होता है। साइक्लोपियन एग्रीगेट वो होता है जिसका साइज़ 75 mm से कम हो, उसे हम साइक्लोपियन एग्रीगेट बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अगर हम इन हैंड मतलब मैन मेड खुद आप मिक्स कर रहे हो, आरएमसी प्लांट से कंक्रीट नहीं आ रहा है, उसको खुद मिक्स कर रहे हो, या उसमें हमें कितनी सीमेंट की रेशो बढ़ानी होती है, जो भी डिज़ाइन किया गया है वो आरएमसी के हिसाब से किया जाता है मोस्टली। तो हैंडमेड में आपको 5% एक्स्ट्रा सीमेंट डालना होता है, और अगर पंपेबल कंक्रीट है, पंप से कंक्रीट करोगे तो उसमें तो आपको 10% एक्स्ट्रा सीमेंट डालना होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ कैसे गेन करता है, मतलब क्या चीज़ से कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है। तो उसमें स्ट्रेंथ होती है सीमेंट, जब हाइड्रेशन प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता है, जब उसमें हम सीमेंट में पानी डालेंगे, जो हाइड्रेशन होगी, तो उसी की हेल्प से जो कंक्रीट होता है वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करने लग पड़ता है। ये बेसिक क्वेश्चन थे आपके लिए, जो मतलब आपको पूछे जा सकते हैं जब आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि कंक्रीट के रिलेटेड इतने क्वेश्चन है। बाकी तो इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने काफ़ी ज़्यादा डाले हुए हैं, वीडियोस आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में 650 प्लस वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, जो आपको काफ़ी काम आएंगी, आपको इंटरव्यू में काम आएंगी, आपको करियर ग्रोथ में काम आएंगी, और आपको साइड पे जाके वो काफ़ी चीज़ें काम आने वाली हैं। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और हमारी वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हो इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए, जॉब्स के लिए। जॉब के लिए नया चैनल क्रिएट किया ही है मैंने, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वो भी जाके सब्सक्राइब कर लो। डेली जॉब अपडेट आ रहे हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब दोनों आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस।